हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जो साइंटिफिक असिस्टेंट की 2021 में एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में जानने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट देखा था। अगर आप में से किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा, कोई देखना चाहता हो तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट। इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस देखे थे। उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। इन TeCl4 द सेंट्रल एटम इन्वॉल्व्स। TeCl4 में जो सेंट्रल एटम इन्वॉल्व हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें बतानी है। TeCl4 में T सेंट्रल एटम है। T मतलब कि टेलुरियम होता है। ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। TeCl4 के पास 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है। और जब हम शेप को निकालते हैं, शेप निकालते वक्त हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। इसकी वजह से इसमें टोटल 4 बॉन्ड पेयर्स रहते हैं, तो इसका शेप सीसा शेप जैसा आता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है। मतलब कि TeCl4 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड टू रेड हॉट कंडीशन द रेसिड्यू इज। जब हम ऑर्थोबोरिक एसिड को रेड हॉट कंडीशन तक हीट करते हैं तो रेसिड्यू क्या आता है वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन में बोरान, बोरेक्स, बोरिक ऑक्साइड एंड मेटाबोरिक एसिड दिया हुआ है। इसका आंसर है बोरिक ऑक्साइड। बोरिक एसिड को हम एसिडियम बोरिकम, ऑर्थोबोरिक एसिड और हाइड्रोजन बोरेट भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम हैं। जब हम ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब कि H3BO3 को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं तब वो ब्रेकअप्स होता है मेटाबोरिक एसिड और वाटर में, मतलब कि HbO2 प्लस वाटर। और जब हम इसको फर्दर हीटिंग करते हैं तो ये बोरिक ऑक्साइड में और वाटर में ब्रेकअप होता है। और अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए ऑर्थोबोरिक एसिड की और स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी तो वो डायरेक्टली ब्रेक्सअप होता है बोरिक अनहाइड्राइड में, मतलब कि B2O3। बोरॉन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड, बोरान ट्राइऑक्साइड, जिसे हम बोरिक अनहाइड्राइड भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में बोरिक अनहाइड्राइड की जगह बोरॉन ट्राइऑक्साइड और डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड भी आता है तो वो भी आंसर आ सकता है। इसका आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। और बोरॉन ऑक्साइड बोरिक एसिड का डिहाइड्रेशन करने के बाद हमें मिलता है। The first, second and third ionization energies of an element are 7, 12.5 and 42.5 electron volt respectively. The most stable oxidation state of the element will be। मतलब कि यहाँ पे 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो कि 7, 12.5 एंड 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की आएगी वो हमें पता करना है। सबसे पहले तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि आइसोलेटेड एटम या फिर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है उसके बाद हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उसे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है
उसके साथ साथ Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है फर्स्ट से भी। ऐसे ही थर्ड को और ज़्यादा लगती है। थर्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E2 पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिली है, इसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंस आया है आयोनाइजेशन एनर्जीज़ में। जब भी दो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ में ज़्यादा डिफरेंस आता है तो उसके जो लेफ़्ट साइड में जो है वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो इसकी वजह से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस मॉलिक्यूल में +2 है। तो इसका फाइनल आंसर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ द मोस्ट स्टेबल। ये क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में का है। एटॉमिक हाइड्रोजन रिड्यूसेस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड टू। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड मतलब कि P2O5 है। ये एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एटॉमिक हाइड्रोजन फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को रिड्यूस करता है pH3 में। According to Wadde's rule, each CH unit in the carborane is assumed to contribute number of electron to the skeletal bonding. कार्बोरिन ये क्लस्टर कंपोज्ड कंपाउंड है। ये कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू वाडेज रूल, BH यूनिट जो होता है कार्बोरिन में वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है स्केलेटल बॉन्डिंग में, और CH जो होता है कार्बोरेंस में वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है स्केलेटल बॉन्डिंग में। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है C2B4H8। इसमें जो 2 CH यूनिट है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी वजह से 2 × 3 आता है, मतलब कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 4 BH यूनिट है, 4 × 2 मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 एक्स्ट्रा H है उनके 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मिला के टोटल 16 इलेक्ट्रॉन स्केलेटन बॉन्डिंग में आते हैं। यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है आप वैसे भी स्केलेटन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। इम्यूनोडाईएसिटेट एनएन इज अ। इम्यूनोडाईएसिटेट एनएन ये कौन सा लिगैंड है? यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है या फिर ट्राइडेंटेड है? ये एक ट्राइडेंटेड लिगैंड है। ट्राइडेंटेड लिगैंड मतलब कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स यहाँ पे 3 है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कंपैरेटिवली ग्रुप 1 से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तब इंक्रीज होते हैं। हेलियम 2s1 मतलब कि लिथियम होता है जो कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। हेलियम 2s2 बेरिलियम है, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। नियॉन 3s1 ये सोडियम है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और नियॉन 3s2 ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम है। हम सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट देखेंगे क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम है। हमारे ऑप्शन में लिथियम और सोडियम दिए हुए हैं तो इसकी वजह से इसका फाइनल आंसर सोडियम आता है, मतलब कि नियॉन 3s1 ऑप्शन नंबर C। अगर ये सारे एलिमेंट दिए होते ऑप्शन में तो इसका आंसर सीसियम आता, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इन द फिशन रिएक्शन इन विच एन एटम ऑफ 92U235 after absorption of a slow neutron undergo fission to form the 2 fragment Xc139 and Sr94, the particle produced are।
फिशन रिएक्शन में हमको एक एटम दिया हुआ है जो कि यूरेनियम का है। जब ये स्लो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन करता है तो इसके दो फ्रैगमेंट होते हैं, जो कि एक ज़ीनॉन का है और दूसरा स्ट्रोंशियम का है। इस रिएक्शन के वक्त कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है वो हमें बताना है। न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है या फिर 3 बीटा पार्टिकल्स, 3 अल्फा पार्टिकल्स या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है यूरेनियम की। 92 इसका एटॉमिक नंबर है, 235 इसका मास नंबर है। जब ये न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन करता है तो इसके मास नंबर में चेंज आता है जो कि 236 होता है। एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है। फिशन रिएक्शन के बाद ये दो फ्रैगमेंट में ब्रेक होता है, ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम। इसके लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर किसी को इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता होता तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा ये पता करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसीडर करने पड़ेंगे और मास नंबर भी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर सेम ही है, लेकिन इसके मास नंबर में चेंज है। रिएक्टेंट के मास नंबर 236 है और प्रोडक्ट में मास नंबर 233 आता है, मतलब कि मास नंबर 3 से कम हो रहा है। और जहाँ पे मास नंबर कम होता है वो न्यूट्रॉन का पार्टिकल होता है, मतलब कि इस रिएक्शन के वक्त न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ है। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता तो ये रिएक्शन ऐसी रहती। इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता, लेकिन इसके मास नंबर में चेंज आता, जो कि 235 एंड 233 है। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन का पार्टिकल प्रोड्यूस होता, जो कि 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते। जब बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है तो उसके मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ता है। और अल्फा पार्टिकल में मास नंबर 4 से कम होता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। ये भी आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pairs can be distinguished by the failing solution? ऐसे कौन सी पेयर है जो फेलिंग सॉल्यूशन से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन किसके लिए यूज़ किया जाता है? वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स, कीटोन, फंक्शनल ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए सप्लीमेंट्री टेस्ट है ये टोलेंस रिएजेंट के साथ। ग्लूकोज ये एक हेमी एसिटल है। सो इन प्रेजेंस ऑफ बेस alkaline medium is provided by failing solution. It can develop CHO group in the form of open chain structure which respond to the failing solution. Sucrose is a glycosidal that is hemiacetal OH group. One due to the glucose and another due to the fructose are not free, so it can't attain CHO group. Hence, it will not respond to the failing solution. इसका आंसर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज ये एक हेमी एसिटल है, तो बेस के प्रेजेंस में ये CHO ग्रुप फॉर्म करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, जो कि रिस्पॉन्ड करता है फेलिंग सॉल्यूशन को। और फ्रुक्टोज जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन के रिएक्शन के वक्त बेस में फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, तो इसकी वजह से फ्रुक्टोज ऑल्सो गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। एंथ्रानिलिक एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम थैलिमाइड बाय। एंथ्रानिलिक एसिड थैलिमाइड से कैसे सिंथेसाइज किया जाता है? कर्टियस रीअरेंजमेंट, स्किम्ड रीअरेंजमेंट, लूसन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इसका आंसर है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये मैंने यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है थैलिक अनहाइड्राइड से एंथ्रानिलिक एसिड का कैसे सिंथेसिस होता है। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ साथ आप अदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी देख लीजिए, और उसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं वो भी याद रखिए। रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके जो रिएजेंट है उसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कौन सा रिएजेंट रिएक्टेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलोज
ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सी काइनेटिक्स की ऑर्डर फॉलो करती है? इसका आंसर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये दो मॉलिक्यूल अल्डेहाइड या फिर कीटोन के बीच में होती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बेस डीप्रोटोनेट करता है अल्फा कार्बन ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड देन अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे अदर मॉलिक्यूल के। उसके बाद फॉर्मेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का। इंटरमीडिएट अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड है रेट इसका, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे रेट का इक्वेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट अल्डेहाइड और कीटोन, और बेस पे भी रेट डिपेंडेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। फिनेंथ्रीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन प्रेफरेबली एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। फिनेंथ्रीन में ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पे एडिशन रिएक्शन मोस्ट प्रेफरेबली हैपन होती है? फिनेंथ्रीन में 9 और 10 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओलिफिनिक कैरेक्टर दिखते हैं, तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है। 9 और 10 बॉन्ड जो होता है वो क्वाइट रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि जितना अल्किन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। इसमें से कौन से ऐसे ऑर्डर है जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर है? कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे 3 जो मॉलिक्यूल है इसमें हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है पायरॉल, फ्यूरन और थायोफिन में, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, क्योंकि हेटेरो एटम्स की वजह से रिंग में जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से, इसकी वजह से ऑक्सीजन के पास लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नाइट्रोजन से। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है दैन नाइट्रोजन, लेकिन सल्फर में 3p 2p ओवरलैप लेस इफेक्टिव रहता है। नाइट्रोजन में 2p 2p ओवरलैपिंग होती है जो कि मोर इफेक्टिव होती है। तो इसकी वजह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर पायरॉल की सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद फ्यूरन की, फिर थायोफिन और लास्टली सबसे कम बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती है। Which of the following alkyl halide can produce only a single alkene product when treated with sodium methoxide? ऑप्शन में जो अल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं जब वो सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जो सिर्फ सिंगल अल्कीन देगा, वो हमें पता करना है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है 3-chloro-3-ethyl पेंटेन। ये 3-chloro-3-ethyl पेंटेन का स्ट्रक्चर है। जब हम इसे सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका प्रोडक्ट आता है 3-ethyl पेंट 2-ene। ये रिएक्शन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि सैचुरेटेड कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो रिएक्टेंट है 3-chloro-3-ethyl पेंटेन, इसमें जो सारे ग्रुप अटैच है बीटा हाइड्रोजन एटम, इसमें सारे इक्विवेलेंट है सेम ग्रुप होने की वजह से। सेम ग्रुप इसमें इथाइल है और अदर ऑप्शन में बीटा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं है, इसकी वजह से इसका आंसर अदर ऑप्शंस नहीं आएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो ग्रे बॉक्स में दिया है ये है कंपाउंड। यहाँ पे CH3 ट्रांस में प्रेजेंट है और Br ट्रांस में प्रेजेंट है।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल है। पहले जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें ट्रांस में प्रेजेंट है ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप। सेकेंड स्ट्रक्चर में 3 मॉलिक्यूल फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है और ब्रोमीन बैक साइड पे प्रेजेंट है। ऐसे ही अदर स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, हर स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का है। ऐसे 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है इस कंपाउंड के। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ जो कंपाउंड दिए हुए हैं 1 प्रोपेनॉल, मिथॉक्सी इथेन, एन ब्यूटेन, प्रोपेनॉल, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर लिखनी है हमें। इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 प्रोपेनॉल का होता है जो कि अराउंड 97 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद प्रोपेनॉल, उसके बाद मिथॉक्सी इथेन और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन का होता है, अराउंड -1 डिग्री सेल्सियस है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड हाउ मेनी आर एरोमेटिक कंपाउंड, ये जो 5 कंपाउंड दिए हुए हैं वो ब्लू बॉक्स में दिए हैं। इसके लिए आपको एरोमेटिसिटी पता होनी चाहिए। कंपाउंड जो हकेल रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हकेल रूल क्या है, जिस सिस्टम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो हकेल रूल को फॉलो करता है। पहला जो कंपाउंड है उसके आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि वो हकेल रूल को फॉलो करता है कि नहीं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जिस भी कंपाउंड में टोटल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयर्स प्रेजेंट हो वो हकेल रूल को फॉलो करता है। ये पहला कंपाउंड देखिए, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब कि टोटल 3 बॉन्ड हुए। 1 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड के इक्वल होती है। 3 पाई बॉन्ड मतलब कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आए, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है। दूसरे कंपाउंड में दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तीसरे कंपाउंड में बोरॉन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है और उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसमें टोटल 2 पाई बॉन्ड आते हैं, तो इसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। जो लोन पेयर इंटरनली प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम काउंट करते हैं एरोमेटिसिटी कैलकुलेट करते वक्त। यहाँ पे 4th कंपाउंड में देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नाइट्रोजन की लोन पेयर कंसीडर करते हैं और जिसके साइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, वो नाइट्रोजन की लोन पेयर हम नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक आता है। और 5th कंपाउंड में सल्फर के पास लोन पेयर प्रेजेंट होती है, ऐसे टोटल 3 पाई बॉन्ड्स आते हैं। देयरफॉर थायोफिन इज एरोमेटिक। यहाँ पे टोटल 4 ऐसे कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है। रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द बिलो कन्वर्जन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दी हुई है ये रिएक्शन कब होती है, कौन सा रिएजेंट इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन 2-ब्यूटेनॉल में हो जाए। इसका आंसर है डाइल्यूट NaOH एंड हीट। ये एक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। हमने इससे पहले भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे एक क्वेश्चन देखा था, इसमें रिएजेंट पूछा है, उसमें ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पूछी थी। इससे हमें ये समझ में आता है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है, रिएजेंट कितने इम्पोर्टेंट है, कब क्या पूछा जा सकता है हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए आपको सारी रिएक्शंस पढ़नी है, उसकी काइनेटिक्स भी याद रखिए। इस रिएक्शन के कन्वर्जन में जो रिएजेंट यूज़ होता है वो डाइल्यूट NaOH एंड हीट है। यहाँ पे अदर ऑप्शन में जो रिएजेंट दिए हुए हैं आप एक बार उसे भी देख लीजिए कि वो रिएजेंट किस रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं, उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैसा कन्वर्जन होता है, वो याद रखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।